नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। धीरेन्द्र पुंडीर जी कल थे नंदीग्राम में, वहां वोटिंग था। शुभेंदु अधिकारी का चुनाव क्षेत्र है, वो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए जो भवानीपुर में चुनाव लड़ रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, वो वोटिंग होगी 29 तारीख को। कल हमने उनसे लाइव बात की थी, गाड़ी में थे, और उस वीडियो को काफी पसंद किया गया है। आज वो कलकत्ता में हैं और कलकत्ता में आज बहुत कुछ घटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजुअल्स गंगा में नौका विहार करते हुए, नेपथ्य में हावड़ा ब्रिज दिखाई दे रहा है, उसको लेकर के तमाम चर्चाएं शुरू हो गई। फिर अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी जिन 152 सीटों के लिए प्रथम चरण में कल मतदान हुआ है, वहां 110 सीटें जीतने जा रही हैं। एक खबर ममता बनर्जी के खेमे से भी आ रही है कि हड़कंप की स्थिति है, तोते उड़े हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है उनके, वो समझ नहीं पा रही हैं कि ये फेवर में है बढ़ा हुआ मतदान या खिलाफ है। तो धीरेन्द्र पुंडीर जी से ही समझने की कोशिश करते हैं आज कलकत्ता में हाल क्या है दोनों खेमों का, और जो विशेषज्ञ हैं उनका आकलन क्या है, खुद धीरेन्द्र पुंडीर का क्या आकलन है। जी धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, आपको भी और तमाम दर्शकों को भी मेरी ओर से नमस्कार। दरअसल कोलकाता में माहौल तो जो है बहुत ही अलग लग रहा है। कल के उसके बाद तो मैं ये कहूँगा कि एक अलग ही माहौल यहाँ शुरू हो चुका है। और इसको हम अगर देखें कि किस तरह से कोलकाता के आसपास जो जैसे ये हवा, ये खबरें जानी शुरू हुई हैं, ये पहुंचना शुरू हुआ है कि वहाँ जो नॉर्थ बंगाल का या पहला फेज है, उस फेज ने पूरी तरह से ये कर दिया है, पूरा माहौल वहाँ बदल के रख दिया और बीजेपी 100+ जा रही है। इस माहौल ने तो तमाम लोगों के अंदर मुझे लगता है कि एक बड़ा चेंज ला दिया है। क्योंकि जो स्विंग वोटर होता है वो हमेशा ये तय करता है कि लास्ट मोमेंट में, हालांकि यहाँ स्विंग बहुत कम भी बचता है क्योंकि बाई पार्टीजन इलेक्शन है, दोनों के बीच में ही फैसला होना है। तो जो लोग मोदी से नाराज हैं वो ममता के साथ है, जो ममता से नाराज है वो मोदी के साथ है। इसके अलावा तो कोई तीसरी लड़ाई वहाँ दिखती नहीं है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी खबरें तो ये आनी शुरू हुई जब अनुब्रतो मंडल जैसा, चूंकि जो बीरभूम का इलाका है वहां बीजेपी के सफाया करने की जब खबरें आई तो इसने तो पूरा का पूरा माहौल ही बदल दिया है। क्योंकि ये अनुब्रतो मंडल वो है जो सबसे बड़े माफियाओं में, डॉन में से, जिनके उनकी ताकतवर को उनको कहा जाता था खेला होबे जैसे नारे, खुलेआम धमकी देना, सड़क पर आके ये कर देना, बर्बाद कर देंगे, घर तोड़ देंगे, सब चीजें। वो अगर ये कह रहा है, क्योंकि उसको एक वीडियो भी आपको याद होगा जब मंच पे ममता बनर्जी उसको धमका रही थी, वो नाराज होके जाता है, तो ये कह रहे थे कि लोग सुबह 5:30-6 बजे से जब हमने ममता को देखना शुरू किया, मतलब लोगों की भीड़ को देखना शुरू किया वहां बीरभूम में, तो लोगों ने कहा कि शायद अनुब्रतो ने तय कर लिया है कि अब बस ममता नहीं। तो उसका नतीजा ये है, बीरभूम जैसी जगहों पे अगर सफाया बीजेपी करती है वो तो बहुत बड़ी बात होगी। उससे पहले तो बहुत ही सीटें कम थी, लेकिन जिस तरह से लोग अब 110 सीटें देश के गृह मंत्री कह रहे हैं, बाकी सब जो इंडिपेंडेंट जो लोग हैं वो जो इसका पोलस्टर पोल कर रहे हैं बंगाल के, वो भी आराम से 105 से 110 के बीच में दे रहे हैं। तो ये साफ बताता है कि जो कोलकाता का इलाका है उसका माहौल बदल रहा होगा, जो लोग गुंडई करते हैं, जो, और चूंकि अभी पूरे चुनाव में टेस्ट किया गया जो नंबर, मैं ये कहूंगा कि ममता बनर्जी और जो उनकी टीम आईपैक की टीम है या अभिषेक बनर्जी की टीम है, उन्होंने एक चीज तय की कि वो टेस्ट करके देख लेते हैं सेकंड। चूंकि देखिए जो लड़ाई होनी है वो सेकंड वाले मामले में ही होगी। अगर मैं ये कहूंगा कि जो सारी लड़ाई का सेकंड फेज में हम लोग ये देखेंगे कि भाई कि कौन सी, जिन हिस्सों में बीजेपी बिल्कुल जीरो थी उन्हीं हिस्सों में अगर बीजेपी को हम ये देखें कि वहां जगह बनने लग रही है, तो फिर ये मान लेना चाहिए कि चीजें बदल रही हैं।
और ये कोलकाता में अब उसको 4 से 5 6 सीटें तक दो देने लगे, 11 में से अलग अलग सीटों पर, बहुत जहां हुगली में नहीं था वहां सीटें देने लगे। कुल मिला के अब हावड़ा और एक 24 साउथ परगना, ये दो ही में बीजेपी इस समय कमजोर दिख रही है, वरना यहां भी वो बराबर की तरफ आ रही है। और ये इसलिए आ रही है क्योंकि जब ये खबर आ रही है कि नॉर्थ बंगाल में सफाया कर रही है तो उसको बहुत ज्यादा सीटें फिर चाहिए नहीं होती है, 30-40 सीटों में उसका काम हो जाएगा। तो ये बात लोगों के जहन में अब आ रही है और ये मुझे लगता है कि बड़ा चेंज है। प्रधानमंत्री मौजूद हैं, वो सुबह भी अलग अलग पार्क में गए, आज पानीहाटी में सभा है, अलग अलग जगह पर वो कर रहे हैं। और ममता बनर्जी भवानीपुर से निकल नहीं रही हैं। भवानीपुर में एक तरह से वो बहुत फंस गई हैं, क्योंकि उनके एरोगेंस या उनकी जो भी स्ट्रेटजी या जो रणनीति रही होगी, आत्मविश्वास रहा होगा लगभग नंदीग्राम जैसा ही, वो उनको अब यहाँ भवानीपुर में भी भारी पड़ रहा है। भवानीपुर में वो बहुत मजबूत हो शुभेंदु ऐसा नहीं है, लेकिन वो शुभेंदु वहां बीजेपी और बदलाव दोनों का चेहरा बन गए हैं, तो मुझे लगता है वो भी सीट जो है हारते हुए दिखती है। तो ये बहुत ही संकट का समय है। इसीलिए पहले ममता बनर्जी के जब लोगों ने कहा कि नहीं मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम शुभेंदु को ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद ममता कहने नहीं मैं एक दिन जाऊंगी। उसके बाद पिछले 4 दिन से लगातार जमी हुई है, 3 से 4 दिन हो गए, कभी रोड शो कर रही हैं, कभी चाय पी रही हैं, कभी उस रैली पे जा रही हैं, कभी जैन मंदिरों में जा रही हैं। तो वो जो चेंज है वो ये बताता है कि अब ये घबराहट का दौर शुरू हो गया है। जी धीरेन्द्र जी, कहीं दिल्ली वाला हाल तो नहीं होने जा रहा है कि केजरीवाल अपनी सीट भी लूज कर गए और दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी बहुत बुरी तरह से हार गए थे? कुछ वैसा ही सीन कहीं पश्चिम बंगाल में तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, अगर इसको हम ये कहें ओंकार सर कि जब हवा चलती है तो फिर कुछ भी संभव। और ममता बनर्जी तो एक बार सीट लूज कर चुकी, जबकि उनकी पार्टी जीत के आई थी 2013 में। वो तो बंगाल की तीसरी मुख्यमंत्री बन गई जो अपनी सीट हार चुकी। उसके बाद तो जो एग्जिस्टिंग मुख्यमंत्री वो सीट हारा हो। और अगर ये प्रिडिक्शन सही है, जो लग भी रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं, क्योंकि मैंने भी अलग अलग जगह से, और मैं भी वहाँ आसपास मिदनापुर ईस्ट और वेस्ट दोनों की सीटें दिखती हैं जब आप वहाँ से आते हैं जाते हैं, तो वो कंप्लीट सफाई की बात है। जब मैं नॉर्थ के लोगों से, नॉर्थ बंगाल में सिलीगुड़ी और तमाम जगह पर, तो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, सब चीज़ें हैं, उन लोगों से जो पत्रकार हैं, जो 20-20 साल से 30-30 साल से वहीं पत्रकारिता कर रहे हैं, उनका कहना है कि एकदम अलग था, ये माहौल ही एक अलग है। तो वो माहौल अगर हम लोगों ने तो फिर ये देखा है, जब जाने लगती है, आंधी चलती है, तो फिर आप बिहार को कैसे भूल सकते हैं हम लोग, महाराष्ट्र को कैसे भूल सकते हैं, हरियाणा को कैसे भूल सकते हैं, जहां पिछली बार की सारी संख्याएं तोड़ के, बल्कि बिहार ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, महाराष्ट्र ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो 2024 में बहुत मजबूत दिख रहे थे, अचानक वो पत्तों की तरह उड़ गए। तो उसी तरह से यहाँ भी अगर ये आंधी जो 107 सीटों के साथ, 110 सीटों के साथ वहां से चलती है, तो बीजेपी को 38 सीटें चाहिए, जो उसको बड़े आराम से यहाँ मिल सकती है। पिछली बार 18 सीटें मिली थी, तो एंटी इनकम्बेंसी बढ़ी है, आरजी कर वाला हुआ है, जो पानीहाटी में जिस तरह से मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ रेप हुआ, उसके बाद उस केस को दबाने की कोशिश की गई, वहां जिस भी तरह से जो माहौल हुआ, उसमें रत्ना देवनाथ को टिकट दिया बीजेपी ने, और उसके बाद जिस तरह टीएमसी के गुंडों ने माँ बहन की गालियां, उसके लिए क्या क्या नहीं किया, हमला तक किया, वो सब चीजें दिखी हैं। इसके बाद आज आपने देखा होगा अमित शाह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सेकंड फेज की रणनीति को बता रहे थे। वो ये नहीं कह रहे थे कि हम पहले में 110 जीत रहे हैं। जब वो ये बताते हैं कि हम 110 जीत रहे हैं, तो वो दक्षिणी बंगाल के या इधर के लोगों को, जो ये ग्रेटर कोलकाता है उसके इलाके के लोगों को ये समझाते हैं कि हमको 144 में से 144 नहीं चाहिए, हमको 144 में से 100 भी नहीं चाहिए, हमको उसमें से सिर्फ 40 चाहिए, 38 चाहिए। तो वो ये इशारा करते हैं कि ये हवा अब चल रही है। अगर आपको अपने आसपास लग रहा हो, दरअसल क्या होता है कि ममता बनर्जी का ये पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अगर आपको ये लगता है कि भाई हमारे आसपास तो दिख रहा है, आपको तो ये दिख रहा है कि भाई हमारे आसपास तो लगभग वैसा ही ममता जी का वो है, तो वो ये इशारा जब हो जाता है कि उधर से आंधी आ रही है, तो ये विश्वास डगमगाता है। दूसरा क्या है कि जो चूंकि यहाँ तो जनता अलग होती है और पोल जीतने की मशीनरी अलग होती है, उस मशीनरी के अंदर का जो क्रिमिनलाइजेशन है वो अभूतपूर्व है। उनको मालूम है, चूंकि पुलिस वाला ही आके पूछता है कि साहब एक केस लिखवाने आया है आपके खिलाफ, हम क्या करें,
लिख दें या क्या कर दें, तो वो खुद बताता है कि लिखना है कि नहीं लिखना है, मैं कृतार्थ करूंगा या नहीं आपको। अब ऐसे में वो मशीनरी डर जाती है, उसको मालूम है कि जो पुराने केस हैं वो तो चलिए ठीक है, हो सकता है उन पर नजर ना पड़े, लेकिन अगर आपने नए कर दिए तो आपके पुराने एकदम आएंगे साथ में, तो वो भी थोड़ा सा बैक ट्रैक करती है। तो मुझे लगता है कि ये अगर वो आंधी यहाँ आएगी तो मैं नहीं मानता कि फिर यहाँ नहीं उठेगा वो तूफान यहाँ भी उठ सकता है। सवाल है कि अगर 110 वहां आ रहा है तो फिर ये तो अछूता नहीं रहेगा। अगर वहां उनको कोई जैसे उनकी ममता बनर्जी का कहना यह है कि एसआईआर के खिलाफ लोगों को गुस्सा है, फला है, चिला है, तमाम चीजें हैं, तो मेरा मानना है कि वहां नॉर्थ में तो ऐसा कोई, नॉर्थ बंगाल में तो जो हुआ वो माता भांगा या मुर्शिदाबाद मालदा जो वहां हो रहा था, उनमें सबसे ज्यादा तो अल्पसंख्यकों के नाम कटे। तो उनको अगर आप पहले भी देखें, ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये सब तो बेसिकली वोट बैंक तो टीएमसी का था और किसी का तो था नहीं, तो उनके नाम कट गए। उनको तो होना भी नहीं चाहिए था, तो नाम कटे तो कट गए। तो जो बाकी सब लोगों को तो उससे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ये एसआईआर मांगी वो लोग रहे थे। भाई एसआईआर किसी और ने थोड़ी मांगा, एसआईआर तो उन्हीं लोगों ने मांगा जो चिकन नेक पे है, जो हिंदू हैं, तमाम है। तो ऐसे में अगर वो बाहर से भी आ रहा है तो ऐसा तो कुछ किया नहीं है ममता बनर्जी ने कि बहुत ही बड़ा उन्होंने कोई खेल कर दिया और अचानक ये सब आ गए हो, या ऐसा दांव मार दिया हो। क्योंकि जो पैसे देने वाली बात है तो वो तो पिछले साल भी थी। भाई पिछले चुनाव में लक्की भंडार तो था ना, तो यहाँ की अगर महिलाओं ने वोट दिया तो वहां की ने नहीं दिया, उसके होने पे नहीं दिया। तो अभी उन्होंने ऐसा क्या जादू कर दिया, क्योंकि उन्हीं की पार्टी जिनको उन्होंने पिछली बार वोट दिया उस बीजेपी ने उनको दुगना कर दिया। बीजेपी की ताकत जो 59 सीट ऑलरेडी वहां थी, तो उसके पास तो बेस है ना, 60 तो था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हो सकता है, मैं इसमें कोई वो नहीं मानता कि नहीं होगा, लेकिन हो सकता है। ये जो महिलाओं की लंबी कतारें, ये निर्णायक साबित होने जा रही हैं क्या? देखिए, अगर हम ये कहें कि पिछली बार, माफ कीजिएगा मेरी आवाज सही आ रही है सर? अगर हम ये कहें कि जो पिछली बार की जो लंबी कतारें या वो सब चीजें, महिलाओं का वोट हर जगह आपने देखा होगा, बिहार में तो ये लगभग 10% का अंतर दे चुका, 8 से 10%, 5% ये लगातार, तो ये डिफरेंस लगातार बढ़ रहा है। तो महिलाएं हर जगह, हर राज्यों में वोट कर रही हैं, पुरुषों से ज्यादा वोट कर रही हैं। ये अब एक ट्रेंड है, इसमें तो कोई चीज ऐसी नहीं है। लेकिन ये जो महिलाएं कर रही हैं, ये पहली बार इनमें से जो ऐसी महिलाएं भी होंगी जिनका वोट हर बार होता होगा लेकिन वो खुद नहीं देती होंगी। इस बार वो महिलाएं भी आई होंगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसको 10-12% वोट कम, अगर 12% वोट का अंतर आता है तो 10% वोट ये बढ़ गया है। अगर एसआईआर में नाम कटे हैं तो 11 से 12% कटते हैं। इसके बावजूद अगर 11 से 12 आप हटा देते हैं तो ये वोट बैंक 80% होना चाहिए, जो नॉर्मली पिछली बार अगर 80 का कर दें तो 2-3% का जो अंतर है वही 2-3% का अंतर उस फर्जी वोट का अंतर हुआ करता है, या छापा का वोट हुआ करता है, जो अमूमन बहुत ज्यादा अंतर कर देता है। इस बार बीजेपी या इस सुरक्षा बलों का जो सबसे बड़ा काम ये रहा कि उन्होंने एक तो फायरिंग कुछ नहीं करनी पड़ी, 100 मीटर के दायरे में कोई बड़ी हिंसा नहीं हुई, उसके बाहर 2-3 घटनाएं हुई। तीसरा क्या कि कुछ जो चंदा बावरी है, सालतोरा वाली विधायक जो पिछली बार बीजेपी की तरफ से जो मजदूर थी, वो जो उसके बाद विधायक बनी, और आज उसने कल ही एक वो पकड़ी किस तरह से, जो उसमें टीएमसी के झंडा लगी हुई गाड़ी में, जो चुनाव आयोग की गाड़ी नहीं थी, चुनाव आयोग की ड्रेस में एक आदमी, मतलब उसका वो बनने की वो वोटिंग वो ले जा रहा था ईवीएम। तो ये सब चीजें तो वहां दिखती है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि ये सारी चीजें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि बीजेपी को वहां एज मिलता जा रहा है। ये बात तो दिखेगी। धीरेन जी, पहली बार वीडियो दिखाई पड़ रहे हैं, जो टीएमसी के गुंडे हैं वो आगे आगे भाग रहे हैं और सुरक्षा बल उनके पीछे भाग रहे हैं। कुछ को जहां वो छुपे थे वहां से निकाल करके बाहर उनकी धुनाई हो रही है, या कॉलर से घसीट करके ले जाया जा रहा है। ये तो विरले ही सीन हैं पश्चिम बंगाल में। ये सीन हमें क्या बताते हैं, क्या शो करते हैं? दरअसल ये सीन अगर इस देश में पहले आ जाते तो शायद मुझे लगता है कि बंगाल की ये स्थिति ना होती।
क्योंकि हम लोग लाख कहानी सुनाए, मैं तो बल्कि हैरान हूं, मैंने उस पर नहीं किया वीडियो, लेकिन मैं बनाना चाह रहा था कि बंगाल हाई कोर्ट बोलता है कि साहब मोटरसाइकिल पे रोक लगा दोगे, इमरजेंसी लगा दो, ये लगा दो। वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे चांद पे बैठे हुए लोग हैं, मार्स पे बैठे हुए लोग हैं। उन लोगों का खुद का कलकत्ता हाई कोर्ट को मुझे तो ये कहना पड़ेगा बहुत सम्मान के साथ कि मैं कानून का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे ये शर्म है कि उसने पिछले 2021 के चुनाव में उसी कलकत्ता हाई कोर्ट ने सियोमोटो जानकारी ली, सियोमोटो जांच दी, और अब तक वो केसों की जांच पूरी नहीं हुई। 7,000 मोलेस्टेशन के केस थे, हैं 40 से ज्यादा कत्ल हुए, पोस्ट पोल कत्ल हुए। उसको ये शर्म नहीं आती है कि ये देखना चाहिए कि इन पर सजा हो जाए या नहीं हो जाए, ताकि अगले फ्री एंड फेयर हो। मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर हम लोगों ने 50 बार देखा है कि पुलिस जो है, पहले बैन थे, ये सब वाहन नहीं चलते थे उस दिन, हम लोगों ने खुद देखा। ये कौन सा जापान की बात हो गई? यहां दरअसल एक नक चढ़ी सोसाइटी जो है ये तय करती है कि ये जो बाकी लोग हैं ये हमारे मर्जी से तय करें, हम बाकी हिंदुस्तान से एक अलग दुनिया में रहते हैं और हमारे पास हिंदुस्तान का कोई आइडिया काम नहीं करता। वो उस तरह की जो एक फितूर, मतलब मैं कहूंगा, वो यहां दिखता है आपको। वो इस तरह के फैसले का कोई क्या लॉजिक करेगा, आप बताइए। तो ये जो लाठियां बज रही हैं, जो ठीक से हो रहा है, ये इलाज भी है। क्योंकि अगर आप देखिए होता क्या है सर, इसमें बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि रिपोर्टर ऐसा कैसे कह सकता है, क्योंकि ये लॉ तो है नहीं। तो लॉ वो भी नहीं है। दरअसल आपको ये देखना पड़ता है कि टेरर क्या किया गया। टेररिज्म में और क्राइम में अंतर है। लोगों को यह भी समझना चाहिए कि टेररिज्म क्या है और क्राइम क्या है। टेरर एक ऐसा एक्ट होता है जो बाकी सबके अंदर इंस्टिल करता है, फियर इंस्टिल करता है। क्राइम तो एक पर्सनल क्राइम है, मैंने लूट लिया, ये मेरा समाज के। लेकिन वो जो अगर आप देख रहे थे, जब वो बीजेपी के उम्मीदवार को मारते हैं, तो वो सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवार को नहीं मार रहे हैं, वो इस डेमोक्रेसी के इस बेसिक प्रमाइसिस को खत्म करना चाहते हैं जो दूसरे क्षेत्रों में वोट डालना चाहता है। अगर वो बीजेपी के उम्मीदवार को मारते, तो पर्सनल एक कैंडिडेट को मारते, तो ये एनिमिटी होती, रंजिश हो जाती है, क्राइम एक्ट हो जाता। उनका लक्ष्य दूसरा है, वो आतंक फैलाना चाहते हैं। और अगर आतंकियों के मानवाधिकार को रखें तो ये जो कोर्ट है, इनमें से मुझे याद है वो जो हाई कोर्ट है उसको शर्म मानी चाहिए, कम से कम इलाहाबाद हाई कोर्ट को, और उसको ये लिखना चाहिए, अपने दरवाजे पर लिखना चाहिए कि उसके 9 जजों ने रेक्ल्यूज किया था जस्टिस ने अतीक अहमद की, वो सुनने के लिए। तो जो इस तरह के उदाहरण हो उनके लिए मैं वो सब चीजें उस सोसाइटी में, आप सोचिए फिर कैसा होगा। वो सोसाइटी इस तरह की चीजों को प्रोटेक्ट करती है, उसके वो लोग जो बैठे हुए हैं वो इस तरह की चीजों पर एकदम रिएक्ट करेंगे। आपने देखा होगा कि पिछले 5-6 दिन से महुआ मोहतरा पागलों की तरह, जिस तरह से, माफ करना सांसद है तो जो सांसद है, मैं जो संसद पद की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह की एकदम उन शब्दों को मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा जो बोलती है, लेकिन आप देखेंगे वो यहां डेरेक ओब्रायन, अमित, नरेंद्र, अरे यार तुम कुछ भी बोल सकते हो, तुम्हारा कुछ नहीं, तुम चंद वोटों से जीत के आ गए हो। तुम एक राज्य के अंदर बैठ के बाकी राज्यों के लिए घृणा फैलाते हो कि यहां गुजराती नहीं आ सकते, यहां फला नहीं आ सकते, और तुम देश की संसद में बैठते हो, तो दुर्भाग्य है देश का। उसमें तो कुछ और नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अलावा क्या किया जा सकता है? ये कौन सा लॉजिक हो सकता है? वो दुनिया का कौन सा देश होगा जो ये इस बात की तारीफ करेगा कि नहीं, मेरा एक राज्य बाकी राज्यों से अलग है, उसको ये अधिकार है कि वो उस राज्य में जो भी करे हिंदुस्तान के कानून को कूड़े में फेंक दे? तो वो कोई लॉजिक नहीं है। ये डर खत्म तभी होगा जब आप इस तरह के लोगों को दिखेगा, क्योंकि पुलिस तो उनसे पूछ के काम करती थी ना सर, पुलिस तो उनसे पूछ के FIR करती थी। अभी अगर पुलिस की लाठियां बज रही हैं तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा, और बाकी जनता को ये समझ में आ रहा कि नहीं यार कोई और भी चीज हो सकती है, कोई और भी होगा। ये सबसे बड़ी चीज है ना। तो मुझे लगता है कि वो जो मैसेज आ रहे हैं वो उन पुलिस अधिकारियों के भी आ रहे हैं जिनको ये अभी तक ये मान के बैठे। देखिए यहाँ पिछले 50 साल से वेस्ट बंगाल में ये हुआ है कि जो यहाँ का पॉलिटिशियन है वो देश का, दुनिया का प्रधानमंत्री बनने लायक है, उसकी बस ये दुनिया का दुर्भाग्य है कि उसको दुनिया का प्रधानमंत्री, दुनिया एक नहीं है और चुनाव नहीं होता, नहीं तो वो दुनिया का प्रधानमंत्री बनता। दूसरा क्या है, उन लोगों को ये झटका है कि साहब ये जो पुलिस प्रशासन ये सब हमारा नौकर है, और उन्होंने उसको उसी तरह डेवलप किया, क्योंकि यहाँ जो जॉब मिलती है वो पार्टी के मेंबर होने के नाते मिलती है, यहाँ आपकी योग्यता से नहीं। तो जो पार्टी का मेंबर चुना गया उन पोजीशंस पर, वो तो पार्टी के साथ है ना। ये सिस्टम पहली बार ब्रेक होता दिख रहा है। तो जब उनको लाठियां बज रही हैं, इसके मैसेज जा रहे हैं, वो उनको पहली बार लगा कि अरे नहीं नहीं, ये जो राइटर्स बिल्डिंग है, अब तो क्या राइटर्स बिल्डिंग में वो नमन्ना में बैठती हैं, कि नहीं नहीं नहीं, इससे बाहर भी कोई कानून होता है। अच्छा, हमने तो 50 साल से देखा नहीं, अच्छा ये भी कोई चीज है। वो उनको लाठियां यही सिखा रही हैं।
अच्छा, पूरे चुनाव के दौरान फर्स्ट फेज का चुनाव निपट जाने के बाद भी, मतदान संपन्न होने के बाद भी कहीं कोई हिंसा नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं। बंगाल तो इसके लिए भी नहीं जाना जाता है। पिछले कुछ दशकों में अगर देखें तो जब वामपंथी सरकार थी तब भी, और जब टीएमसी की सरकार पिछले 15 साल से है तब भी, चुनाव पूर्व हिंसा जम करके होती थी, पेड़ों पर लोग लटके मिलते थे। इस बार वो सब एकदम खत्म हो गया है। लगता ही नहीं कि बंगाल में चुनाव हो रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि सर लगातार 2006 से मैं इलेक्शंस को ये डाटा देखने की कोशिश कर रहा था कि हर फेज में कितने लोगों का मर्डर हुआ, कितनी हिंसा आती है, क्या आती है। तो 2006 के बाद मुझे लगता है ये पहला चुनाव, चूंकि 2006 को मैं इसलिए काउंट नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो कंप्लीटली एक मशीनरी का चुनाव होता है, जहां आदमी सिर्फ एक मोड़ होता है जिसको वो खुद ही लगा देते थे सीपीएम के लोग। तो इसलिए बहुत ज्यादा उसका हम लोग चुनाव में, इसके बावजूद भी हिंसा होती थी, इसके बावजूद भी बम फटते थे। ये पहला चुनाव है जिसमें कोई डेथ नहीं हुई। हालांकि एक डेथ की खबर है, जो दांतन में जो घटना हुई थी, जिसको गंभीर रूप से घायल था, जिसको उड़ीसा भेजा गया, लेकिन मेरे पास उसको पुष्टि करने का कोई वो नहीं, मैंने सिर्फ एक जर्नलिस्ट के उससे सुना है। तो इसके अलावा अगर हम देखें, कोई बम नहीं फटा। यहाँ तो बम बनाने की फैक्ट्री होती है, घरों में मिलते हैं। याद होगा आपने, अभी इस समय भी कई बार आईएसएफ के और कुछ टीएमसी के कई के कार्यकर्ताओं के यहाँ चुनाव से पहले मिले थे। लेकिन इस बार का जो माहौल है, जो 15 दिन महीने पहले से चुनाव आयोग ने बनाना शुरू किया था, जिस तरह से यहाँ सुरक्षा बल दिखने लगे थे और जिस तरह से उनका पेनिट्रेशन, हालांकि उन्होंने देखिए बहुत कुछ नहीं हुआ। मैं ग्राउंड पर मैं हैरान था कि जितना कहा गया उतना हुआ नहीं है, लेकिन जितना हुआ उतना भी मैसेज देने के लिए बहुत था। वो मैसेज क्लियर था कि आप बदतमीजी करोगे तो आपका जवाब जो है ऐसा मिलेगा कि इस बार आपको बचाने वाली पुलिस होगी नहीं। क्योंकि ये सारे जिनको ये टर्मिनेशन होंगे, जिनके मैं तो देख रहा था कि अगर ये 311(2)A में उनको टर्मिनेट भी कर देते बहुत सारों को 2C में, तो शायद इसका और मैसेज कन्वे जाता। क्योंकि वो ये मान ही नहीं रहे थे कि नबन्ना से या राइटर बिल्डिंग से आगे भी कोई ताकत होती है, वो उनके जहन में ही नहीं रहा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा है सर, और बहुत मैसेज भी उसके क्लियर है, और ये मैसेज मुझे लगता है कि सब लोगों के लिए बहुत। धीरेन्द्र जी, आखिर में आ गए हैं प्रोग्राम के। मैं जरूर जानना चाहूंगा, मैसेजिंग देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई सानी नहीं है, कोई जवाब नहीं है। सुबह बैकग्राउंड में हावड़ा ब्रिज दिखाई दे रहा था, हुगली में उतर करके नौका विहार कर रहे थे, आराम से फोटोग्राफी कर रहे थे। एक मैसेज देना होता है, और मैसेज दिया है कि वो बड़े बेफिक्र हैं। देखिए, पीएम जो है बहुत लंबे अरसे से मैंने देखा है कि बहुत प्रतीकों के साथ वो हमेशा उनका बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, पार्टी के लिए, अपने लिए और देश के लिए। तीनों का एक सेग्रीगेशन हमको करना पड़ेगा कि जब प्रधानमंत्री मालदीव को मैसेज देना चाहते हैं तो अंडमान में बैठते हैं, मैसेज करते हैं। जब वो कहीं और जाना चाहते हैं तो उसका मैसेज कहीं और से करते हैं, और जब वो ब्रिक्स को छोड़ते हैं तो वो दुनिया को मैसेज देते हैं। बहुत सारे मैसेजिंग का उनका तरीका है, और मुझे लगता है कि ये मॉडर्न पॉलिटिक्स में एक बड़ा अच्छी आर्ट के तौर पर देखा जाना चाहिए। और जब वो पार्टी के लिए करते हैं तो भी बहुत बेहतर करते हैं। वो आप देखेंगे, उनको बंगाल के साथ उनको जुड़ना है, बंगाल के साथ। बंगाल का जो पिछला चुनाव था वो इसलिए इस अंधेरे में चला गया था क्योंकि ममता बनर्जी यहाँ तक चली जाएंगी और एक राज्य को इस तरह से उस पर रखा जाएगा कि साहब नहीं, आप बिल्कुल अलग हैं साहब, ये तो बांग्ला को बोल नहीं सकते। अब ऐसे में तो कभी जिंदगी में ममता बनर्जी को नॉर्थ ईस्ट में चुनाव में खड़ा ही नहीं करना चाहिए था, कैंडिडेट किसी भी चुनाव में खड़ा नहीं करना चाहिए था। किसी भी राज्य में उनके आदमी नहीं जाने चाहिए, उनको दिल्ली की तरफ भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो जा रहे, तो वो उन्होंने पिछला चुनाव इसी सेग्रीगेशन की, सब नेशनलिज्म के एक खतरनाक आइडिया पे जीता था। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री आप देख रहे होंगे कि बहुत मैसेजिंग क्लियर है, कोई वो नहीं है बंगाल की तरफ। जैसे आज भी गृह मंत्री अमित शाह जो है वो क्लियर बोल रहे थे कि जो बंगाल में जन्मा होगा, बंगाल में पढ़ा होगा, बंगाली अस्मिता का होगा, वही चुना जाएगा, बस वो आपका भतीजा नहीं होगा। ममता दीदी को कह रहे थे। तो उसी तरह से प्रधानमंत्री जो है वो बता रहे हैं कि हमको मालूम है बंगाल क्या है, हमारे देश का वो हिस्सा है, वो अभिन्न अंग है, जहां से बंग भारत के साथ साथ वंदे मातरम की परंपरा चलती है, जो
सिर्फ मछली भात के नाम पर जिस तरह का यहाँ वितंडावाद मैंने देखा, जिस तरह से खेल किया, हालांकि बीजेपी उसको रिएक्ट में ही लगी रही, लेकिन आप देखें चैतन्य महाप्रभु का भी बंगाल है, वो लहसुन प्याज भी उनके अनुयायी यहाँ बहुत है और आप उनको वो भी मानते हैं, आप कहते हैं फला, लेकिन आप क्या कहते हैं कि साहब नहीं इन्होंने भाई साहब कह दिया, इन्होंने बोस कह दिया, इन्होंने फला। वो दरअसल सब नेशनलिज्म की भाषा है, वो राष्ट्रीय भाषा में हिस्सा भी नहीं होता। ये एक उन्होंने पिछले 15 साल में एक लाइन डेवलप की है कि साहब ये हमारा एक निजी फिफ्डम कामयाब हो जाए। कोई भी पार्टी लड़ सकती है, कहीं से भी जाके चुनाव लड़ सकती है। एआईएम क्यों आ रही है? एएमआईएम पे तो उन्होंने कभी नहीं शोर मचाया। सही। धीरेन्द्र जी, चलते चलते जरा ममता खेमे की भी जानकारी दे दीजिए। कल रात से जिस तरीके से अमित शाह की बंगाल की टीम लगी हुई थी फीडबैक लेने में 152 सीटों का, ऐसे ही फीडबैक तो टीएमसी ने भी लिया होगा। उस खेमे के क्या हाल है? बीजेपी तो कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। सर, चुनाव में एक मैसेजिंग बहुत बड़ा काम होती है, बहुत ही बड़ा मुझे लगता पार्ट होता है। और ममता बनर्जी के कल जो उन्होंने एकदम तुरंत बयान दिया है, एसआईआर का विरोध है, ये है, वो सब अपने लास्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कल उनके सारे प्रोग्राम कैंसिल थे, सिर्फ एक भवानीपुर का रोड मार्च था। इसके अलावा वो और अभिषेक बनर्जी वो वार रूम में बैठे, वो तमाम चीज़ें कर रहे थे जो उनको करना था, वो एक एक सूचना मॉनिटर कर रहे थे। और उसके बाद हमने देखा कि इस तरह की खबरें भी उन्होंने बताई कि साहब टीएमसी के लोगों पे हमला हो रहा, ये हो रहा। ये वो हमेशा की तरह नैरेटिव को कंट्रोल नहीं कर रहे थे, इस बार वो उस डर को बता रहे थे जो डर अब क्रिएट हुआ है। क्योंकि ये जो नॉर्थ उसमें बंगाल में जो लोग वोट करने आए हैं, जो वोट बूथ तक आते हैं, वो विद्रोह है। देखिए, सरकार किसकी बनती है मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर वो लोग पहुंच गए, मतलब मालूम का मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चुनावी प्रोसेस को मैं बदल दूंगा। अभी हम लोगों को लग रहा है कि हवा बीजेपी की दिख रही है, हम लोग देख रहे हैं कि 110 सीट के करीब जब गृह मंत्री कह रहे हो, हमारे अपने सोर्स कह रहे हैं, तो हमको यही लग रहा है कि बीजेपी की बन रही है। लेकिन मैं कहता हूं कि चलिए मान लीजिए कि नहीं बन रही है, तब भी वो लाइनों में लगा हुआ वोट विद्रोह है। तब भी वो ये बता रहा है कि हम अब डर के नहीं रहेंगे, हम आपका डर नहीं सुन सकते। तो ये बड़ा दिलचस्प है जी। बहुत महत्वपूर्ण सोचने आपके लिए धीरेन्द्र जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, इतना समय निकाला और बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाई। अपना भी ध्यान रखिएगा, खाने पीने का ध्यान रखिएगा। और जाहिर है वहाँ आप हैं तो इसका फायदा न केवल आपके दर्शकों को बल्कि हमारे दर्शकों को भी लगातार मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच। नमस्कार।